हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो सीरीज है दैट इज रेलेवेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर एमसीक्यू अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसी तरह एक स्पेसिफिक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माय ऐप, एडिसम ऐप, व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो गूगल प्ले स्टोर के अंदर आसानी के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो कोर्सेज हैं, बहुत ही फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है और थ्रो अवे प्राइसेस के अंदर अवेलेबल है। तो इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। तो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है। Methodology जो है that is through live lectures, recorded lectures, summarized and descriptive notes will be shared. Test series, first MCQ जो है that is indicate the most popular route to the privatization adopted by the government of India in recent decades. Is it management employee buyout? Is it spontaneous privatization? Is it cross-holding? Is it strategic sale? So right answer is the strategic sale. When the government decide to transfer the ownership and control of public sector entity to some other entity, either private or public, the process is called the strategic disinvestment. तो यहाँ पे जो प्राइवेट जो ज्यादा पॉपुलर रोल है दैट इज स्ट्रैटेजिक सेल। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बाय आउट होता है कि जब मैनेजमेंट और कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो है डिसाइड करते हैं कि हमने इसको परचेज करना है। Spontaneous privatization occur when the manager acquire residual right of control over their firm on their own initiative. क्रॉस होल्डिंग होती है कि जब एक पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन जो है वो अब दूसरी जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है उसके शेयर हेल्ड करती है और वो दूसरी इसके शेयर हेल्ड करती है, तो हम कह देते हैं क्रॉस होल्डिंग है। The companies which are having in the business in a large number of countries around the world at present are called transnational corporation, multinational corporation, global corporation, and multinational enterprises. The right answer is the global corporation they are called. कि जिस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत सारे देशों के अंदर फैला होता है, तो प्रेजेंटली हम इसको ग्लोबल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेशन ग्लोबल कंपनी भी कहती हैं और यहाँ पे ये ग्लोबल से आया है, जिसका मतलब है पूरे संसार के अंदर। तो पूरे संसार के अंदर बिजनेस फैला होता है। इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, जिनका अपने देश के अलावा किसी और देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मल्टीनेशनल कंपनीज होता है कि दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बट उनका कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग जो होती है, यहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हर एक देश के हिसाब से अडेप्ट करती हैं। ग्लोबल कंपनी जो होती है इन्वेस्टमेंट होती है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। स्ट्रेस जो होता है वॉल्यूम, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी के ऊपर होता है। ट्रांसनेशनल कंपनी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनका फॉरेन ऑपरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, सेंट्रल कॉर्पोरेट फैसिलिटी भी होती है, बट हर एक जो फॉरेन मार्केट के अंदर हर एक जहाँ पे भी इनका वो सिचुएटेड होता है, उनको डिसीजन मेकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग पावर ये प्रोवाइड करती है। Cost plus pricing is considered appropriate for which combination of the following: product tailoring, public utility pricing, refusal pricing, monopoly pricing. तो यहाँ पे जो right answer है वो है product tailoring, product utility services and refusal pricing. तो monopoly pricing के अंदर cost plus pricing जो है use नहीं होती। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है इसको हम मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं, जहाँ पे जो कॉस्ट होती है उसके अंदर स्पेसिफिक परसेंटेज जो है ऐड की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन: कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जो पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन है, तो सोल पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। अदरवाइज हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मीडियन मोड जो होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बराबर होते हैं। कर्व जो होता है बेल शेप्ड होता है, आधा हिस्सा मतलब वहां पे जो है हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, एक्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यू आर टू द राइट। टोटल एरिया जो होता है वो 1 होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल मॉडल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है।
Which one of the following is the main government agency responsible for developing and monitoring the international trade in India? Is it Indian Institute of Foreign Trade? Is it Federation of Indian Export Organization, Department of Commerce, Export Promotion Council? So the right answer is the Department of Commerce, जो कि मेन गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करती है. Finance for exporting company as a part of major program of the Exim Bank of India does that include working capital, post shipment credit, overseas investment finance, term loan. So the right answer is the post shipment. जो basically जो Exim Bank जो finance provide करता है तो उसके अंदर post shipment credit को cover नहीं करता. पोस्ट शिपमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम गुड्स की शिपमेंट कर देते हैं और उसके अंदर ड्यूरेशन होती है कि जब हमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिलेगी, तो यहाँ पे पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल होते हैं उसकी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक्सपोर्टर का काम चल सके. अगर ये डीम्ड एक्सपोर्ट है उसके अंदर जो है कि जब हम डेजिग्नेटेड एजेंसी को सप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दिया जाता है. मेजर फंक्शन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक के हैं, देखो इसको हम एक्सिम बैंक भी कहते हैं. इट इज एस्टैब्लिश इन 1982. तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है. अल्टीमेट एम जो है फैसिलिटेट एंड प्रमोट फॉरेन ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर. और इसी तरह क्या है कि जो अदर अलाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके वर्क को भी कोऑर्डिनेट करता है और ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता है गुड्स या सर्विसेज की. उसी तरह अगर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है अदर देन इंडिया करते हैं तो उसको भी फाइनेंस करता है. और ये लीज जो हमने मशीनरी लीज पे ली है या परचेज बेसिस पे ली है उसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. टेक्निकल असिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस भी देता है. अंडरराइटिंग के अंदर भी हेल्प करता है. शॉर्ट टर्म लाइन्स और लाइन्स ऑफ क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल जो होती है वो भी प्रोवाइड करता है. बैंकिंग ombudsman scheme जो है that was introduced by RBI with effect from 98, 95, 2001 and 2005. So the right answer is the 95. तो यहाँ पे जो है ये एक जो स्कीम है इसके अंदर है कि जो भी कस्टमर्स की कंप्लेंट होती है कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है तो वहाँ पे ये जो है बहुत ही इनएक्सपेंसिव और क्विक स्कीम है. इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंदर जो है 95 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया और इसको 2017 के अंदर जो है अमेंडमेंट भी की गई है. और इसी तरह ये जो स्कीम है डेट कवर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंदर कवर होती है. बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम जो है सीनियर ऑफिशियल यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो कि कस्टमर कंप्लेंट को मतलब जो एफर्ट्स होते हैं कि जो भी बैंकिंग सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी होती है जो कस्टमर की कंप्लेंट्स है उसको क्विकली जो है हैंडल किया जाए और उसको देखा जाए कि वो कम से कम होनी चाहिए. Banks are required to classify non-performing assets into substandard asset, doubtful asset and loss asset, standard asset and substandard asset, doubtful asset and bad debts, doubtful asset, bad debts and loan asset. The right option is the substandard asset, doubtful asset and the loss assets. For performance assessment of employees helping to meet their legal requirement, the application of which one of the following. देखो जो performance assessment करते हैं तो जो legal requirement है तो उसके लिए क्या development purpose के लिए हम करते हैं, administrative के लिए करते हैं, organization maintenance के लिए करते हैं या documentation. तो यहाँ पे जो legal होता है उसके लिए हम documentation तैयार करके रखते हैं. Which of the following is not an example of financing activity with reference to cash flow statement? Repayment of bank loan, interest on debenture, dividend paid, cash proceed from public deposit, sale of fixed asset. So the right answer is the sale of fixed asset, that is the investment activity. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है. रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कवर होता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमने स्टॉक इश्यू किया है या बायबैक किया है या हमने डेट जो है इशू किया है तो वहां से कैश रिसीव किया है या शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है या एम्प्लॉय जो है स्टॉक ऑप्शन स्कीम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे फंड रिसीव करते हैं या हाइब्रिड सिक्योरिटी जो होती है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं तो वहां से कैश रिसीव किया तो ये फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है. Which one of the following statement define the correct meaning of the term boundary spanning? It refers to an obligation of individual, firm or institution to account for its activity, accept responsibility for them.
इट रेफर टू द प्रोसेस, जिसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और इसके एम्प्लॉय जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को लिंक करते हैं, या मोराल्स की या प्रिंसिपल या रूल्स की साइंस है, या मल्टी कल्चर को किस तरह से मेंटेन करना है। तो बाउंड्री स्पैनिंग जो है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को लिंक करते हैं। बाउंड्री स्पैनिंग जो है, दैट इज द टर्म विच इज कॉइन्ड बाय माइशेल तुशमैन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरह से लिंक अपने एस्टैब्लिश करती है, और उसी तरह जो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करती है, इवन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करती है, दैट इज नोन एज ए बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग जो है एक एफर्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक एक्टिविटीज के द्वारा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो है किस तरह से हमने लिंक एस्टैब्लिश करने हैं, या इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल है उसको एक्सटर्नल के साथ किस तरह से जोड़ना है। Refer to the process of removing or stripping the legal status of a currency, digitization, financial inclusion, demonetization, microfinance. तो इट इज द डीमोनेटाइजेशन, जैसे इंडिया के अंदर हुई थी कि जो हमारी पहले करेंसी चलती थी वो अब लीगल करेंसी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ ही क्या है कि यहाँ पे मैं एमसीक्यू खत्म करती हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है मैं कल लेके आऊंगी। और इसके साथ ही क्या है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।